एवरीवन, मैं शास्त्रांगद। आज पॉलिटी में जो संवैधानिक विकास के अलावा, संवैधानिक विकास मैंने बता दिया, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो या एनडीए सीडीएस या फिर कोई वनडे का भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे जो संविधान का जो स्रोत है, यानी कि जो हमारे संविधान की जो चीज़ें हैं, जो विषय हैं, वो सब कहाँ से लिए गए हैं, किन देशों के संविधान से लिए गए हैं, इन सब के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादातर वो फैक्ट के रूप में ही पूछा जाता है। जैसे पूछ लेता है कि जो फंडामेंटल राइट है वो कहाँ से लिया गया, तो कुछ फैक्ट के रूप में पूछता है। तो ये थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप इसको याद रखें। लेकिन थोड़ा सा संविधान के स्रोत बताने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, जो प्रारूप जो समिति थी, उसके बारे में बता दें कि कौन कौन उसके मेंबर थे, क्योंकि उससे कभी कभी क्वेश्चन आता है। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसमें एक अध्यक्ष थे जो डॉक्टर अंबेडकर थे, और इनके अलावा 6 सदस्य थे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे, तो आपका उत्तर होगा 7। कितना होगा? 7 होगा। लेकिन इंक्लूडिंग अंबेडकर 7 है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, और इसके जो सदस्य थे, सदस्यों में अगर आप देखेंगे तो एक पहले अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। दूसरे नंबर पर बीएल मित्तर थे। ये दोनों, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और बीएल मित्तर, ये दोनों क्या थे? निर्दलीय थे। ये दोनों क्या थे? निर्दलीय थे। इसके अलावा जो अगले इसके सदस्य थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, बहुत छोटा नाम है इनका, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। और जो 5वें सदस्य थे एन गोपाल स्वामी आयंगर। 6वें जो सदस्य थे डीपी खेतान, ये थे। ये 3 सदस्य कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के सदस्यों में कितने लोग कांग्रेस से थे या कौन कौन कांग्रेस थे। तो प्रारूप समिति में जो कांग्रेस के जो मेंबर थे वो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी आयंगर थे, और डीपी खेतान थे। खेतान फैन आता है ना, उसी फैमिली के थे ये। डीपी कौन थे? खेतान थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में कि प्रारूप समिति में कौन मुस्लिम लीग के सदस्य थे। मुस्लिम लीग के सदस्यों में से कौन प्रारूप समिति में थे? तो वो सैयद मोहम्मद साउदुल्ला थे। ये मुस्लिम लीग से थे, और ये असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। एक चीज़ और, ये जो संविधान की पांडुलेखन समिति थी, उसके भी ये क्या थे? सदस्य थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो ये अंबेडकर को लेकर के 7 लोग थे। अंबेडकर हो गए, अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर हो गए, बीएल मित्तर हो गए, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हो गए, एन गोपाल स्वामी आयंगर हो गए, डीपी खेतान हो गए, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो गए। ये जो डीपी खेतान थे, इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। तो इनके स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी, भारत क्रिकेट टीम में कपिल देव के साथ एक खिलाड़ी हैं टीटी कृष्णमाचारी, उससे याद रखिएगा। और ये जो बीएल मित्तर थे, इन्होंने जब इस्तीफा दे दिया तो इनकी जगह एन माधव राव को क्या किया गया? शामिल किया गया। ये प्रारूप कमेटी के बारे में थोड़ा सा इस चीज़ को जाने रखिएगा। एक चीज़ और बता दो कि कभी कभी आप एग्ज़ाम में देखिए, अभी पीसीएस में पूछा गया था कि जैसे राष्ट्रीय झंडा कब लागू हुआ, राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू हुआ, और ये जो हमारा पंचांग है, राष्ट्रीय कैलेंडर, ये कब लागू हुआ। इनसे संबंधित भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। इनके बारे में ज़्यादा अपडेट याद रखिएगा कि ये कब लागू हुए। तो सबसे पहले आपका जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, ये कब लागू हुआ? आपका जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज, ये
राष्ट्रीय ध्वज, इस राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई, याद रखिएगा कब है ये, 22 जुलाई 1947 को इसे क्या किया गया, स्वीकार किया गया कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज होगा वो तिरंगा झंडा होगा, जिसमें 3 रंग होंगे और बीच में जो सारनाथ का अशोक चक्र बना हुआ है, ठीक है, चक्र, लेकिन अशोक के सारनाथ में 34 तीलियां थी और लेकिन हमारे जो नेशनल फ्लैग में चक्र बनाया गया उसमें 24 तीलियां हैं, उसको लिया गया है। यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। दूसरी चीज पूछा जाता है आपसे कि जो हमारा राज्य चिन्ह है, कौन सा राज्य चिन्ह है। आप जानते हैं कि जो राज्य चिन्ह है वो सारनाथ की जो लाट है, स्तंभ है अशोक की, उसी को नेहरू, खासकर नेहरू के सुझाव पर उसी राज्य चिन्ह को क्या किया गया, अपनाया गया। और इसके जो अपनाने की जो तारीख है वह है 26 जनवरी, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, जब हमारे संविधान को स्वीकार किया गया, यानी कि संविधान के प्रारंभ की तिथि के साथ ही हमने राज्य चिन्ह को क्या किया, लागू किया। एक और पूछा जाता है कि जो हमारा राष्ट्रगान है, क्या है, राष्ट्रगान, इसे कब किया गया। तो जो हमारा जो राष्ट्रगान है, जब हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी तो उसी दिन ये संविधान सभा ने सर्वसम्मति से लिया कि जो राष्ट्रगान है, जो बांग्ला भाषा में लिखा गया था टैगोर के द्वारा, उसी का जो हिंदी संस्करण है, इसमें 5 पद हैं, उसी को स्वीकार किया जाए। और जिसको गाने में 52 सेकंड लगते हैं, लेकिन कभी कभी ये कहा गया कि संक्षिप्त रूप से पहला और अंतिम पद विशेष परिस्थितियों में गाया जा सकता है, जिसको गाने के लिए कितना चाहिए, 20 सेकंड चाहिए। तो यानी कि जो हमारा राष्ट्रगान है वो स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। ये राष्ट्रगान के हमारे स्वीकार करने की तिथि है। लेकिन एक ज़्यादातर क्वेश्चन कभी कभी पीसीएस में स्पेशली रिपीट किया जाता है, और वह है जो हमारा राष्ट्रीय पांचांग है, कैलेंडर है हमारा। तो राष्ट्रीय पांचांग के बारे में देख लीजिए, ये कब लागू हुआ आपका राष्ट्रीय पांचांग। ये जो हमारा राष्ट्रीय पांचांग है, इसकी शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क ने किया था। किसने किया था, कुषाण शासक कनिष्क ने किया था। शुरू में इसे कुषाण कैलेंडर या कनिष्क संवत कहा जाता था, लेकिन बाद में शक संवत के नाम से भी क्या किया गया, ये जाना गया। तो इसके तीनों नाम हैं, शक संवत, कुषाण संवत या कनिष्क संवत। 78 ईस्वी में शुरू किया गया था और बाद में इसी कैलेंडर को संविधान सभा में तो नहीं लागू किया गया था, लेकिन बाद में कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने कहा कि हमारा भी अपना एक क्या होना चाहिए, कैलेंडर होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में इसे क्या किया गया, स्वीकार किया गया। याद रखिएगा, जो कैलेंडर स्वीकार किया गया उसको शक संवत, कुषाण संवत, कनिष्क संवत, ये तीनों नाम से जाना जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो इसका नाम प्रचलित है वो शक संवत है। और इसका जो पहला महीना है वो चैत्र है, जो हिंदी का जो महीना है, ठीक है। और मार्च, कौन सा, मार्च से ये शुरू होता है और ये चैत्र इसका जो है क्या है। अगर ये पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचांग का जो पहला महीना है वो कौन सा है, तो वो चैत्र है और ये शुरू होता है कब से, 22 मार्च। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके साथ इसमें समानता दी गई है। ये कहा गया कि इसमें 365 दिन होते हैं, लेकिन जब लीप वर्ष होता है तो उस समय ये इसमें 21 मार्च कर दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है, 21 मार्च। और इसका जो प्रयोग होता है वो 4 जगहों पर होता है। याद रखिएगा, जो नेशनल आपका ये पंचांग है इसका प्रयोग 4 जगह होता है। पहले जो भारत सरकार का राजपत्र है वहाँ होता है,
दूसरा, जो आपके जो प्रसारण है, जो भारत सरकार का जो प्रसारण है, दूरदर्शन जो प्रसारण है, वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। जब भारत सरकार नागरिकों को संबोधित करती है वहाँ होता है। और इसके अलावा चौथा प्रयोग होता है कि जब भारत सरकार कोई विज्ञप्ति या संबोधन करती है तो वहाँ पर इस राष्ट्रीय पंचांग का क्या होता है, प्रयोग होता है। बहरहाल इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो सबसे आपका इम्पॉर्टेंट है जिसे आज हम पढ़ाएंगे आपको, वो है संविधान के स्रोत। यानी कि हमारे संविधान की जो बातें हैं, मुख्य जो बातें हैं, वो कहाँ से ली गई हैं, इन सब के बारे में आपको मैं बताऊंगा। चलते हैं संविधान का या संविधान के स्रोत। ये जब हमारा संविधान बना तो बहुत सारे देशों का अध्ययन किया गया, लगभग 60 देशों को, और स्पेशली BN राव को भेजा गया था कई देशों के संविधान का अध्ययन करने के लिए, और स्वयं वो कैम्ब्रिज में उन्होंने शिक्षा पाई थी, नेहरू के क्लास फेलो थे वो BN राव। और अंबेडकर को भी भेजा गया था कि आप भी कुछ देशों के संविधान का क्या करें, अध्ययन करें। तो जब दुनिया के संविधान की बातों को ला करके मिला दिया गया, जैसे हम कंपटीशन के लोग क्या करते हैं, बहुत सारी किताबें लेते हैं, वहाँ से पेंच करके एक बना लेते हैं, खिचड़ी पंचमील। तो वैसे ही हमारे संविधान में भी किया गया था। तो इसीलिए बहुत सारे उसी समय के लोगों ने कहा कि भैया इतने दिनों के बाद हम आज़ाद हो रहे हैं, तो हमारा भी तो कुछ चाहिए, नहीं तो वहाँ से सब ले ही रहे हैं। तो इसीलिए कुछ आलोचकों ने कहा कि जो भारत का संविधान है वह एक उधार का क्या है, थैला है। ठीक है, क्या है, उधार का थैला है, जिसमें सारी चीज़ें ला के उधार मांग करके उसमें क्या कर दी गई हैं, भर दी गई हैं। ऐसे बास्केट है जिसमें सब उधार के ही फल हैं, इसका अपना कोई मौलिक नहीं। बहरहाल आलोचना अपनी जगह है, ठीक है। लेकिन जो हमारे संविधान पर सबसे ज़्यादा जिन देशों का प्रभाव पड़ा वो ब्रिटेन का पड़ा, क्योंकि ये स्वाभाविक था कि जो हमारा संवैधानिक विकास हुआ वो ब्रिटेन से ही था। तो मूल बातें जो थी, जो प्रशासनिक पूरी व्यवस्था है, वो ब्रिटेन से ही ली गई है। जैसे पहला एक कॉमन चीज़ है आपकी जो संसदीय प्रणाली है, ये सब हम बाद में आपको बताएंगे सब क्या होता है। ये जो संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि संसद ही विधि बनाती है और संसद के लोग ही कार्यपालिका में होते हैं। तो ये संसदीय प्रणाली है और संसद के लोगों का चुनाव होता है। ये आगे आपकी चर्चा की जाएगी। दूसरी, भाई संसद के लोग हैं, उनको कुछ विशेषाधिकार है। तो यानी कि संसदों के जो ये सब चैप्टर आगे आएंगे, संसदों के जो ये विशेषाधिकार हैं, ये आपके विशेषाधिकार ये भी कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन से लिए गए हैं। जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, आपका जो निर्वाचन कार्ड बनता है वो बनता है भारत सरकार, बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी कि हमारे यहाँ जो नागरिकता है वो कैसी है, एकल नागरिकता, ये है, यानी कि भारत का नागरिकता। आप चले जाइए अमेरिका, तो वहाँ दो नागरिकता, एक राष्ट्रीय नागरिकता, एक राज्य की नागरिकता होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो नागरिकता है वो कैसी है, एकल नागरिकता है। इसके अलावा विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के सामने सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं, चाहे उनकी पद स्थिति कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लालू का नाम चारा घोटाले में आया, जेल में है, कह दें भैया हम मुख्यमंत्री थे, हम काहे जेल में जाएं, लेकिन जेल उनको जाना पड़ा। बहुत सारे अधिकारी हैं, अभी हाल में ही हमारे कॉलेज विश्वविद्यालय में 3 शादियां करके फर्जी में फंसे हैं, पता लगा उनकी नौकरी चली गई है, हो सकता है जेल भी जाए। तो सारे लोगों के लिए कानून बराबर है, चाहे उनकी परिस्थिति जो भी है। तो इसीलिए ये कहा गया कि विधि के समक्ष समता, कानून के सामने सारे लोग क्या हैं, ये क्या है, बराबर है। विधि के समक्ष समता ये वहां से आया, कहां से, ब्रिटेन से। तीसरी चीज,
अगला जो है, आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो सत्ता का जो मुख्य केंद्र होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं सेंट्रल में, और हमारे यहाँ जो विधि बनती है उसका प्रारूप ये होता है कि संसद जब पास कर देती है, लोकसभा राज्यसभा, तो राष्ट्रपति उस पर क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति प्रत्येक कार्य मंत्रिमंडल की सलाह से करते हैं। तो ब्रिटेन में भी यही है। ब्रिटेन की जब संसद कानून पारित कर देती है तो वहाँ का राजा जो सम्राट है उस पर क्या देते हैं, अनुमति, और राजा प्रत्येक कार्य वहाँ के मंत्रिमंडल की सलाह से करते हैं। तो इसीलिए ये कहा गया कि राष्ट्रपति की जो पद स्थिति है, कि पद स्थिति जो है वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। उनकी जो पद स्थिति है वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। इसके अलावा एक और कॉमन क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होना, इसका क्या मतलब है? मंत्रिमंडल का निम्न सदन के प्रति यानी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, यदि किसी भी, चाहे वह किसी भी श्रेणी का मंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो, चाहे उप मंत्री हो, किसी भी श्रेणी का मंत्री है, यदि उसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा। कहने का सेंस ये है कि सरकार गिर जाएगी। यानी कि मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होने का जो अर्थ है वह यह है कि यदि किसी भी मंत्री के खिलाफ, किसी भी श्रेणी के मंत्री के खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आता है और पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से तैरता है और सामूहिक रूप से क्या है, डूबता है। यानी कि ये जो मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होना, ये आपका कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो मुख्य जो बातें हैं, जैसे द्विसदन की व्यवस्था, आप जानते हैं द्विसदन की व्यवस्था आपकी 1919 के अधिनियम में ही आ गई थी। यानी कि द्विसदन की व्यवस्था भी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ही ली गई है। तो ये जो मुख्य बातें हैं उसमें आप 7-8 पॉइंट हैं जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं, तो उनको आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे विधि निर्माण प्रक्रिया, विधियाँ कैसे बनती हैं, ये सब कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। एक चीज़ और एग्जाम में पूछा गया था, परमाधिकार रिट। कौन सी रिट? परमाधिकार की जो रिट है वो ब्रिटेन से ली गई थी, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारे संविधान पर दूसरे सबसे अधिक देश का प्रभाव पड़ा वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। जो बाइडेन, जो इस समय वहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट हैं, जोसेफ बाइडेन। अमेरिका का संविधान, यूएसए का संविधान, यहाँ से क्या क्या लिया गया है इसको देखिए। पहली चीज, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का कौन सा ऐसा संविधान है जिसमें मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम शामिल किया गया था, संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल सबसे पहले अमेरिका के संविधान में किया गया था। ठीक है, तो यानी कि जो मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। दूसरी चीज क्या है, और क्या क्या चीजें ली गई हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग, क्या महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को जो हटाने के लिए जो महाभियोग प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है,
हमारे संविधान में वो यूएसए के संविधान में ली गई है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। इसके अलावा न्यायाधीशों का, सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का स्वतंत्र होना, सर्वोच्च होना, बहुत कुछ कहाँ लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। और क्या लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको लोग थोड़ा सा गलत कर जाते हैं पढ़ाते समय, मैंने देखा है। न्यायिक पुनरावलोकन ये क्या चीज़ है? बवाल। याद रखिएगा थोड़ा सा। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये है कि जब संसद यानी कि केंद्र सरकार या संसद या राज्यों का विधानमंडल जब कोई विधि बनाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यानी कि न्यायालयों के द्वारा उनकी समीक्षा किया जाना, यानी कि जो संसद ने कानून बनाया है या जो राज्य की विधानमंडलों ने कानून बनाया है, क्या वो प्रक्रिया के तहत, विधि के तहत ही बना है या नहीं बना है। यानी कि संसद के द्वारा और विधानमंडल के द्वारा बनाए गए विधियों की जांच और समीक्षा करना कोर्ट के द्वारा ही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। याद रखिएगा, संसद और विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधियों की जांच और समीक्षा करना कोर्ट के द्वारा क्या कहलाता है? न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। और याद रखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन वर्तमान में संविधान का आधारभूत क्या है? ढांचा है। और क्या लिया गया है अमेरिका के संविधान से? थोड़ा सा देखिए, कॉमन क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति का पद, इसका उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और क्या लिया गया है? वित्तीय आपात उपबंध, यानी कि जो 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू होता है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। वित्तीय आपात उपबंध ये यहां से लिया गया है, सॉरी। और क्या लिया गया है अमेरिका के संविधान से? जैसे एक चीज और ली गई है, वो बाद में हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन जो हमारे एक चीफ जस्टिस थे पीएन भगवती, उन्होंने लिया न्यायिक सक्रियता। ये थोड़ा सा, ये हमेशा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सरकारों के बीच विवाद का कारण बनता है। न्यायिक सक्रियता का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब सरकारें यानी कि केंद्र की और राज्य की सरकारें, जब सरकारें लोक महत्व के विषयों पर कानून या विधियां नहीं बनाती हैं तो ऐसे समय में कोर्ट के द्वारा जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान नियम और विधियां बना देना ही क्या है? न्यायिक सक्रियता है। फिर से सुनिए थोड़ा सा ध्यान से। जब लोक महत्व के विषयों पर संसद या विधानमंडल के द्वारा विधियां नहीं बनाई जाती हैं और ऐसे समय में कोर्ट के द्वारा आगे बढ़ करके उन विषयों पर विधियां बना देना ही क्या कहलाता है? न्यायिक सक्रियता कहलाता है। भारत में न्यायिक सक्रियता के जो जनक माने जाते हैं वो चीफ जस्टिस पीएन भगवती को माना जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, कि न्यायिक सक्रियता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी क्या किया गया है? लिया गया है। दोनों के देशों का प्रभाव है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो अमेरिका के संविधान से था मुख्य ये आप याद रखिएगा, लेकिन ज़्यादातर जो पूछता है अगर देखेंगे तो उसमें उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ लेता है, कभी कभी वित्तीय आपात उपबंध के बारे में पूछ लेता है, और एक कॉमन क्वेश्चन फंडामेंटल राइट के बारे में पूछता है। ये आप लोगों को पता है। इसके अलावा एक और देश है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है आयरलैंड। ब्रिटेन के आप ऊपर देखेंगे एक छोटा सा देश है आयरलैंड, जिसकी राजधानी है डबलिन। यहां से क्या क्या लिया गया है?
आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? सभी जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्यसभा में कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से जुड़े कुछ व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाना। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति अधिकतम 12 लोगों को, जिनका संबंध कला से है, साहित्य से है, विज्ञान से है, समाज से है, समाज सेवा से जुड़े ऐसे व्यक्तियों को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। यह जो परंपरा है वह आयरलैंड के क्या की ली गई? संविधान से ली गई है। तीसरी जो चीज़ है कि जब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके लिए एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाती है कि मतलब राष्ट्रपति के लिए, चुनाव के लिए कौन कौन लोग वोट देंगे। जैसे कि आप जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये जो निर्वाचक मंडल बनता है, जो इसकी जो व्यवस्था की गई है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ये आपका ये 3-4 जो चीज़ें हैं वो आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इनको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अब जो थोड़ा सा संक्षेप में है उनको आप जान लीजिए। जैसे कि फ्रांस से, कहाँ से? फ्रांस से 2 बातें ली गई हैं। पहला कि जो गणतंत्री प्रणाली है, यानी कि हमारे देश के शीर्ष पर जो राष्ट्रपति होते हैं उनका पद वंशानुगत नहीं होता है। जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, उनका चुनाव हुआ, यानी कि सत्ता के जो शीर्ष पर होते हैं वो चुने जाते हैं। ये गणतंत्री प्रणाली है। दूसरी चीज़, जो हमारे संविधान में समता और बंधुत्व की भावना है, आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा जब प्रियम्बल, तो उसमें समता और बंधुता की बात की गई है। तो ये जो समता और बंधुता की जो भावना है वो आपका फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस से लिया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया से देख लीजिए क्या क्या लिया गया है। यहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, तो जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ से एक तो जो हमारी प्रस्तावना की जो थीम है, जो उसकी भावना है, ठीक है, वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। यानी कि हमारे प्रस्तावना की थीम ये। दूसरी चीज़ क्या ली गई है ऑस्ट्रेलिया से? समवर्ती जो सूची है, जो समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। आपको बताएंगे नेक्स्ट डे कि समवर्ती सूची में उन विषयों का उल्लेख होता है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि किसी ऐसे विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बना लिया है और दोनों के बीच विरोध होता है, तो जहाँ तक केंद्र की बातों का राज्य की बातों से विरोध होता है, वहाँ तक राज्य की बातें क्या होती हैं? अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। ये आगे हम चर्चा करेंगे। ये समवर्ती सूची। तीसरा चीज़ है केंद्र राज्य जो संबंध है। ये केंद्र राज्य जो संबंध है ये भी कहाँ लिया गया है? आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्तियों का जो पृथक्करण किया गया है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये विषय जो बने हैं, यानी कि शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। शक्तियों का विभाजन ये भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके अलावा कभी कभी आप देखते होंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी बात को लेकर के विवाद हो जाता है, तो ऐसे दशा में अनुच्छेद 108 के तहत
राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। यानी कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना का ये जो कॉन्सेप्ट आया है संयुक्त बैठक बुलाने का, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आया है। एक चीज और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, वाणिज्य व्यापार की स्वतंत्रता। फिर से मैं बोल रहा हूं, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया के कहां से लिया गया है, संविधान से लिया गया। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता आप देखेंगे आपके फंडामेंटल में, जब मैं बताऊंगा अनुच्छेद 19 के बारे में, तो वहां ये आएगा। और ये कहां से लिया गया है, आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा एक और देश है जहां से हमारे संविधान की कुछ प्रमुख बातों को लिया गया है, और वह संविधान है कनाडा का संविधान। कनाडा में जानते हैं बहुत सारे आजकल सिख रह रहे हैं, कनाडा का संविधान ये है। ठीक है, यहां से क्या क्या लिया गया है, अब देखिए थोड़ा सा कनाडा से। पहली चीज, जैसे कि आप देखते हैं कि शक्तियों का जब विभाजन किया गया है, लेकिन ये जैसे विषय हैं, केंद्र सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ विषय जो इनमें उल्लेख नहीं है वो सामने आते हैं। तो ऐसे विषयों को अवशिष्ट कहा गया है, रिमेनिंग सब्जेक्ट कहा गया है। यानी कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास आए, यानी कि ऐसे विषयों पर विधि बनाने का जो अधिकार होगा वो किसके पास होगा, केंद्र के पास। ये है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना। ये है, ये कहां से लिया गया है, आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। दूसरा संघीय शासन प्रणाली है। क्या है, संघीय शासन प्रणाली। इसको मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा संघीय शासन प्रणाली में क्या होता है। बस यहाँ इतना देखिए, संघीय शासन ये जो प्रणाली है वो भी कहाँ से ली गई, आपके कनाडा के संविधान से। और एक चीज़ और है कि जो केंद्र के द्वारा राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था 2017-16 में पूछा गया था। राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कहाँ से लिया गया, कनाडा के संविधान पर। और आप जानते हैं कि कभी कभी राज्यपाल कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देते हैं। तो यानी कि विधेयकों का राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देना, ये कहाँ से लिया गया है, विधेयकों का राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास आरक्षित करना। तो ये कहाँ से लिया गया है, आपका ये कनाडा के क्या है, संविधान से लिया गया है। कभी कभी आप देखते हैं कि सरकार किसी भी मामले पर क्या करती है कि न्यायालय से परामर्श लेती है। राष्ट्रपति कभी कभी न्यायालय से क्या लेते हैं, परामर्श लेते हैं। तो जो सरकार न्यायालय से परामर्श लेती है, ये जो अवधारणा आई है सरकार द्वारा न्यायालयों से परामर्श लेना, ये भी आपके कहाँ के संविधान से, कनाडा के संविधान से ली गई। इसके अलावा बहुत सारे और भी देशों के संविधान हैं जहाँ से कुछ ली गई हैं, जैसे कि अब उनमें एक एक लाइन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जर्मनी का जो वाइमर गणतंत्र था, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब जर्मनी की जब पराजय हो गई, वहाँ का जो राजा था कैसर, वो भाग गया बेल्जियम। तो बाद में वहाँ एक प्रांत था वाइमर, वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना की गई थी, तो उसी को बोला जाता है वाइमर गणतंत्र।
तो जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से जो हमारे संविधान में लिया गया है वो राष्ट्रीय आपातकाल की क्या ली गई है, व्यवस्था ली गई है। इसके अलावा आप जब देखेंगे अनुच्छेद 21 में कहा गया है विधि के समझ समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी कि जब विधि विहित प्रक्रिया से ही किसी को दंडित किया जाएगा, यानी कि किसी को अगर सजा दी जाती है तो एक प्रोसेस में दी जाती है, प्रक्रिया में दी जाती है। तो विधि विहित प्रक्रिया का जो कॉन्सेप्ट आया है वो जापान के संविधान से आया है ये। और बाद में जैसे कि आप जानते हैं कि स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। तो जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए वो उस समय जो रूस, जो आज रूस है, उस समय यूएसएसआर कहा जाता था, सोवियत संघ यूनियन। तो यानी कि हमारे संविधान में जो आज फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लेख है, मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है, वो जो लिया गया है वो रूस के कहाँ से, संविधान से लिया गया है। तो ये जो मुख्य मुख्य बातें थीं इनके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन याद रखिएगा, फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, हमारे संविधान का लगभग 1/4 हिस्सा 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। और इस अधिनियम से 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इससे लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। कितने लिए गए? 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। जैसे कि प्रसंगी जो प्रणाली है, जो न्यायपालिका है, जो राज्यपाल है, जो आपातकालीन शक्तियां हैं, जो हमारे यहाँ लोक सेवा आयोग है, निर्वाचन आयोग है, ये सारी जो व्यवस्थाएं ली गई हैं ये 1935 के इस संविधान से क्या है, ले ली गई हैं। इसीलिए अम्बेडकर ने कहा भी था कि हमें नए संविधान की क्या ज़रूरत है जब हमारे पास एक विस्तृत ब्यौरे वाला 1935 का भारत शासन अधिनियम है ही। थैंक यू। इसके बाद आपको जो पढ़ाएंगे वो अनुसूचियों के बारे में बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।